Good morning, student. Today we will talk about magnetic field due to a current carrying circular loop. आज हम लोग एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे कि सपोज यह एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस पे किसी पॉइंट P लेते हैं। P इज ए पॉइंट ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो P पॉइंट पे जो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इस सर्कुलर लूप का रेडियस कैपिटल R, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप is small r and the value of current in the circuit is I। हम ये सब कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो सर्कुलर लूप है ये सर्कुलर लूप का रेडियस r है। इसके सेंटर से जो जहाँ पे एक्सिस पे जो पॉइंट P है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ का डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। ये सारे पॉइंट जो है कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चूँकि एक चीज़ और इसमें ख्याल रखेंगे कि ये जो सर्किल है ये सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप इस तरीके से प्लेन में है। यहाँ चूँकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो ऐसा फिगर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसको आप कंसीडर कर लेंगे कि ये सर्कुलर लूप इस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे एक हम करंट एलिमेंट जो है कंसीडर करते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप dl। यहाँ पे हम एक करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे। किस रूल के बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट्री करंट एलिमेंट, दिस इज गिवन बाई dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपान x स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगा P पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे करंट एलिमेंट जो होगा इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल आपको बताया गया। राइट हैंड रूल जो है राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो जब राइट हैंड थंब रूल निकालेंगे तो देखिए इस तरीके से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से इंडिकेट होगा। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ से हम ज्योमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं कि ये एंगल भी फाई होगा। तो अब इस कंडीशन में अगर हम dB को ब्रेक कर दें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो अगर dB को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ये कंपोनेंट होगा dB cos फाई और ये कंपोनेंट होगा dB sin फाई। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगा। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू होगा 90 डिग्री। तो dB की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL अपान x स्क्वायर।
अब थीटा की वैल्यू कैसे 90 डिग्री आ गया? तो जैसे अगर मान लीजिए ये करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट से ये करंट एलिमेंट है और यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन है, तो इन दोनों के बीच कितने का एंगल बन जा रहा है? तो इन दोनों के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 होगा। dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपान 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये dB की वैल्यू हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, देखिए इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में एक बार फिर बात करेंगे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है dB साइन फाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो अगर हम यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लें तो इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा और इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इसके कारण यहाँ पे अगर dl होता तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होता और इसके दो कंपोनेंट एक इधर हो जाता एक इधर हो जाता। तो देख रहे हैं कि इस दोनों का जो ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? अपोजिट हो जा रहा है। इस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट के जब डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। ये किसका वर्टिकल कंपोनेंट है? ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये किसका वर्टिकल कंपोनेंट है? ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब आगे बात करेंगे तो P पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगा, dB साइन फाई। आगे लिखेंगे वैल्यू तो आपको मिलेगा dB की वैल्यू कितना है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान एक्स स्क्वायर साइन फाई। यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है एक साइन फाई भी वेरिएबल है, यक्स भी वेरिएबल है, तो साइन फाई और यक्स को हम चेंज कर देंगे। तो अगर इस ट्रेंगल की बात करें, किस ट्रेंगल में? इन राइट ट्रेंगल ओ डी एल पी, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू जो हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू, तो साइन की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा r अपान एक्स। और यक्स की क्या वैल्यू होगा? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये साइन फाई यक्स की वैल्यू हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू अगर ये हो गया यक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन फाई की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये साइन फाई की वैल्यू हो गया। अब यक्स स्क्वायर और साइन फाई की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम रख दें, इस इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा डी बी एच, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी बी एच इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 अपान 2। देखिए हाफ ये हो गया 1 ये हो गया, तो टोटल पावर 3 अपान 2 हो गया। ये आप इंटू डी एल, ये आपकी डी बी एच की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पे इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कि टोटल सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो टोटल सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रल, चूँकि क्लोज इंटीग्रल है, डी बी एच को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? B इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपान
4 पाई IR अपान R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू DL। इसमें देखिए ये सारे टर्म कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल DL का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि वेरिएबल सिर्फ यही है, हमने और सारे वेरिएबल्स को चेंज कर दिया था। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू कांस्टेंट टर्म म्यू नॉट IR अपान 4 पाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू DL का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 पाई R। सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पाई से यहाँ पे 2 हो जाएगा तो B की वैल्यू होगा म्यू नॉट IR स्क्वायर अपान 2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2, ये चीज़ आएगा। अब इसमें एक टर्म आता है कि इसका इंटीग्रेशन 2 पाई R ही क्यों होगा, तो क्या है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसमें जैसे एक एलिमेंट्री लेंथ हमने लिया, अब इस दूसरा एलिमेंट्री लेंथ ये होगा, तीसरा एलिमेंट्री लेंथ ये होगा, चौथा एलिमेंट्री लेंथ होगा, पांचवा एलिमेंट्री, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्री बनेंगे, इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट बनेंगे उन सभी पार्ट को ऐड करना, मतलब इंटीग्रेशन बताता है कि उन सबको ऐड कर दिया गया है। तो अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, इसका सरकमफरेंस बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सरकमफरेंस बन जाएगा और इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे।